हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये टॉपिक हमेशा लॉ आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता है। इसलिए इसको कंप्लीट करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दी है। तो चलिए देखते हैं। इस थ्योरी को सर्वप्रथम मैथ्यू वॉन ऑर्कल और गैरिक ने सन 1930 में प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस थ्योरी को सर्वप्रथम किसने, वैज्ञानिक का नाम था उनका मैथ्यू वॉन ऑर्कल और गैरिक ने, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1930 में इसका प्रतिपादित किया था, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुख्य रूप से सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल तथा उसके चारों ओर उपस्थित लिगेंड के रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये इसके आजू बाजू होते हैं, वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स निर्माण में प्रयुक्त लिगेंड ऋणात्मक जैसे कि F-Cl Br आदि को हो सकते हैं, या उदासीन NH3 या H2O भी हो सकते हैं। फिर है कि एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन तथा इसके घेरे हुए लिगेंड का ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। थर्ड नंबर में कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय लिगेंड अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से मेटल आयन की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे डी ऑर्बिटल में वृद्धि हो जाती है और वृद्धि के कारण डी ऑर्बिटल भिन्न भिन्न ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। इसे ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल दिया है, डायग्राम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहाँ पे देखिएगा फ्री मेटल आयन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है और लिगेंड अपने ऋणात्मक सिरे की ओर मेटल आयन की में अग्रसर होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाते हैं, एवरेज एनर्जी ये यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और जब इनके ये यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि इनमें डी ऑर्बिटल में वृद्धि हो जाती है। और डी ऑर्बिटल में वृद्धि हो जाने के कारण क्या होता है, ये भिन्न भिन्न ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे फिर ये डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहले पी ऑर्बिटल में होते हैं, जिसका 3 है, DXY DYZ और DZ2, ठीक है। T2G होता है और ये EG ग्रुप होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये ऑर्बिटल भर जाएंगे और उसके बाद में ये जो सिंगल बचता है तो यहाँ पे चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायग्राम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। आगे देखिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन देखेंगे। तो यह थ्योरी सेंट्रल एटम के केवल डी ऑर्बिटल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन यह एस और पी कक्षों के लिए यह थ्योरी लागू नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ डी कक्ष ऑर्बिटल के लिए लिमिटेशन बनाई है, थ्योरी यूजफुल है। बाकी जो एस और पी कक्षों को या ऑर्बिटल्स के लिए यह थ्योरी लागू नहीं होती है, ठीक है। यह सिद्धांत कुछ धातुओं में व्यवहार की व्याख्या रखने पर विफल रहा है, जैसे कि H2OH की तुलना में मजबूत लिगेंड है। और नेक्स्ट है कि इस सिद्धांत में मेटल ऑर्बिटल पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है, लेकिन लिगेंड ऑर्बिटल पर विचार नहीं किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल मेटल सेल जो सेंटर आयन है उनके लिए तो ये थ्योरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो लिगेंड है उनके लिए इस पर ज़्यादा बातचीत या विचार नहीं किया गया है, ये कह रहा है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर नंबर शेयर कर दिए है। थैंक यू।